सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। और दोस्तों, एसएससी जीडी की 2024 की मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप सभी को स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे दी गई है। जाइए वहां से क्लिक करिए और सारे मैथ की प्रैक्टिस सेट को बैक टू बैक कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम से थी कह सकते हैं कि आपकी जो जो वैकेंसी है उसमें 4 चांद लगाने के लिए काम करेगी। आपके एक सेट पक्का करने में 4 चांद लगाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंतिम मूल्य उसके मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे 6.4% के लाभ के साथ 450 रुपया में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत डैश के निकटतम है। पहले चीज मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी ऑप्शंस जो रहे परसेंटेज में रहे, तब उस जो वैल्यू रहती है, मतलब कि आपका एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे 400 इसमें 50 दी गई है, या तो फिर कोई ऐसे मोटे से मतलब कि मोटे से कोई आपका दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, तो उनसे आप लेना देना बिल्कुल भी नहीं रखिएगा। वो आपको एक और मात्र उलझाने के लिए दिया गया है। तो बात यहाँ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, मतलब कि मार्केट प्राइस जो एमपी होती है, एमआरपी होती है, उसके मूल्य से 25% अधिक है, मतलब क्रैमूल से 25% अधिक है। कौन? एमआरपी अधिक है। फिर वो इंसान कहता है कि इसे 6.4% के लाभ पर अगर वो बेच देता है तो 7,450 रुपये में वो बेचा जाता है। तो बताइए कि उस वस्तु पर छूट तो जी दी जाती है, वो कितनी की दी जाती है? तो देखिएगा यहाँ पे आपका जो है वो एमपी की बात कर रहा था, उसकी जो मार्केट प्राइस है, उसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि एमआरपी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि उसका अंतिम मूल्य जो है वो कहता है कि क्रैमोल से, इसका मतलब है कि सीपी से 25% अधिक है। ये 25% अधिक है। कितना है? 25% अधिक है, मतलब कि ये अगर 100 है तो ये कितना है? तो आप कहेंगे 125 है। कितना इससे ज़्यादा है? 25 ज़्यादा। लेकिन वो कहता है कि यदि इसे 6.4% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप बेचते हैं 100 रुपये की चीज़ को अगर 6.4% के लाभ पर अगर बेचते हैं तो उसको कितना नया बेचिएगा? तो आप कहेंगे कि मैं जो बेचूंगा उतना का लाभ करने के लिए तो 106.4% के लाभ पर आप बेच दीजिएगा। यू आर करेक्ट। तो देखिएगा, जब इतना की वस्तु आप खरीदते हैं और इतना रुपया में बेच देते हैं, उस पर मार्केट प्राइस मतलब एमआरपी जो लगाते हैं वो इतना लगाते हैं, तो छूट तो हमेशा आप इसी पे देंगे। तो इसमें जो है आप कितना कम करें? तो आप कहें कि मैं जो कम कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ 18.6 कम कर रहा हूँ। कितने के ऊपर? आप कहेंगे 125 के ऊपर। हमको निकालना है, प्रतिशत निकालना, तो हम 100 से गुना कर देंगे कुछ इस तरह से। 25 से इसको गुना कर देंगे तब 25 पचे पचीसा से, और 25 चौका 100, यानी कि कुछ इस तरह से हमारा मान हो जाएगा। इसका सारा के सारे गुना करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा? 6 चौके 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 बाकी हाथ में 3, और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, दशमलव 1 अंक के बाद कुछ इस तरह से 5 आ जाएगा। जब आप इसको ऊपर नीचे 2 से जब गुना करते हैं तो ऊपर नीचे में आपका जो मान है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। मतलब कि ओवरऑल की अगर बात करें तो 5 दूनी के ये आपका जो है वो 10 आ जाएगा, और ऊपर में बात करें तो 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और 4 दूनी के 8 और 7 दूनी के 14, दशमलव कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि दशमलव जो आएगा वो 2 अंक के बाद आएगा, क्योंकि जो पहले से 1 दशमलव था और 1.10 वाला गया, तो यानी कि 2 अंक के बाद लगभग लगभग कितना आएगा आपका? 14.88 आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की बात करते हैं तो नियरेस्ट पॉइंट पूछ रहा है, मतलब निकटतम है। तो निकटतम आपका 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन है। कहता है कि 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती है। चतुर्थानुपाती के मतलब आप लोग जानते होंगे, मैं कई पिछले वीडियो में बता रहे हैं पिछले वीडियो से कि चतुर्थानुपाती जब 3 को मान दिया हुआ है तो दोनों मान को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको से भाग दे दीजिए। जिस तरह से दिया हुआ है 3, 5 और 9 दिया हुआ था, तो 5 और आपका जो है वो 9 को गुना कर दीजिए और इसको 3 से भागा दे दीजिए। इसका मतलब है कि 9 बचे कि आपका कितना हो जाएगा, 45 वटा में आपका 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 15 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 0.45 रेकरिंग 235 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जब हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रेकरिंग वाला, तो उसको कुछ आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था 0.45, उसके बाद में 2, 3 आपका 5 दिया हुआ और इन तीनों पर रेकरिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ रहता। तो पूरे नंबर को आप पहले तो लिख लीजिए 4, 5, 2, 3, 5, और उसमें से जिस पे रेकरिंग आपका नहीं रहता है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। यानी कि 4, 5 पर हमारे रेकरिंग नहीं है तो 4, 5 को हम माइनस कर देंगे, तो 4, 5 को माइनस कर देंगे। और जिस पे जब रेकरिंग रहती है उतना हम 9 को 9 दे देते हैं, तो उतना हम 9 दे देते हैं, और उसके बाद जिस पे नहीं रहती है उतना शून्य नीचे बैठा देते हैं, तो 2 शून्य हो जाएगा। अब 45 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 45 से 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0। 3, 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 1, उसके बाद में 5, उसके बाद में 4, कुछ इस तरह से बचेगा 9, 9, 9, 0, 0, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 4, 5, 1, 9 वटा में आपका हो जाएगा 9, 9, 9, 0, कुछ इस तरह से आपका जो है वो मान आएगा देखने को। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4519 वटा में आपका 9990 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि दो पार्टियों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया। यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कोई अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी को कितने मत से चुनाव हार गई। क्वेश्चन जैसे कि आपने पढ़ा कि कहता है कि दो पार्टियों ने एक चुनाव लड़ी थी जिसमें पार्टी ए ने बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया। अच्छा, ये ए है और ये आपका बी है, तो कहता है कि ए जो है वो बी से 16% अंक अधिक, 16% जो मत है वो अधिक प्राप्त करता। आपका टोटल परसेंटेज का मान जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है, आपका 16 टोटल परसेंटेज का जो मान होता है वो 100 पर आधारित होता है। 100 में से अगर आप 16 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप कहें कि मेरे पास जो बचेगा वो 4 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। ये टोटल जो है वो समान समान तो इनको मिल गया है, मतलब कि टोटल के टोटल जो है बिल्कुल बराबर बराबर मिल गए हैं। यानी 8, 4 का अगर होगा तो कितना होगा 4, 2 हो जाएगा, और इसके पास भी 4, 2 हो जाएगा। लेकिन ए के पास जो है वो बी से कितना परसेंट, 16% अधिक मिलता, यानी कि ए को मिलता है ना। तो कह रहा है कि ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त करता है, तो 16% इसमें हम और एडेड कर देंगे, यानी कि 6 और 2 8 और 4 और 1 5, हमारा कुल इतना आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि यदि पार्टी बी को इतना मतलब कि 25,200 मत मिलता है, पार्टी ए को यहाँ मिलता है 42%, वो कहता है कि 252 पर 00 मत मिले, यानी कि इन दोनों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, तो हमारे पास एक का मान आ जाएगा। इसका मतलब कि ओवरऑल एक का मान जो हो जाएगा 25200,
बटा में आपका हो जाएगा कितना, आप कहेंगे 42 हो जाएगा। मान हमको निकालना है, कहता है कोई मान नहीं है तो पार्टियों बी कितने मतों से हारा, तो वो कितने मत से हारेगा, तो आप कहेंगे कि जितना आएगा और 1% का मान आएगा तो जितना परसेंट उससे ज़्यादा रहेगा उसको से हो जाएगा। तो 16% उससे ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बोल रखा है कि उसका 16% ज़्यादा है। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ से काटिएगा तो आपका 6 मरतबे में टोटल के टोटल लपेट लेगा। उसके बाद में 16 से यहाँ से अगर गुना करते हैं तो कितना, 16 छक 96, 96 पर डबल जीरो कुछ इस तरह से आएगा मान, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9600। अगला नंबर क्वेश्चन है कुछ इस तरह के, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि दुकानदार 10% की छूट दे रहा है। 10% का छूट जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई इंसान छूट किसी भी चीज़ पर अगर छूट देता है और छोड़ देता है उसके बाद में वो प्रॉफिट या तो फिर लॉस में जाता है, तो सीपी और एमपी में कुछ इस तरह से डिफरेंस होती है। मतलब कि कुछ इस तरह से, जैसे कि मतलब कि ये आपका जो है वो सीपी है और ये आपका जो है वो एमपी है। तो सीपी और एमपी में एक रिलेशन होती है जब वो डिस्काउंट देता है तब हम 100 में से उसको डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और जब में उसका प्रॉफिट होती है तो 100 में से हम उस प्रॉफिट को जोड़ रहे होते हैं, तब हमारा जो मान होता है वो सीपी और एमपी का आता है। तो वो कहता है कि कोई दुकानदार जो है वो 10% की छूट देता है, 10% का छूट देता है, इसका मतलब कि वो 90 रुपये में वो दे रहा है। क्या आप बात समझ रहे हैं? फिर वो कहता है कि उस पर 10% प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट करने का मतलब है कि वो 100 रुपये के सामान को 110 रुपया में दे रहा है, मतलब कि कुछ इस तरह से उसका डायरेक्शन कुछ बन रहा होता है। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो कैलकुलेशन, ओह सॉरी काट दिए, मतलब कि इसको कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो 2 जीरो हमें ऑलरेडी देना पड़ेगा, इस पे कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि यदि वह 25% छूट प्रदान करता है, फिर कहता है कि वो 25% छूट प्रदान करता है। आप बताइएगा कि 25% अगर वो छूट देगा तो वो सीपी पर तो नहीं देगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पर तो बिल्कुल भी नहीं देगा वो। तो कॉस्ट प्राइस पर नहीं देगा, इसका मतलब एमपी पर देगा। एमपी पर करने का मतलब कि 75 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100, 100 से 100 कितना हो जाएगा, आप इसको गुना करते हैं तो 75 गुने 11 यानी कि आपका 5 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 बाकी 1, 7 और 1 8 हो जाएगा। 900 के समान 875 रुपये में वो सेल कर रहा, इसका मतलब है कि वो 900 के समान इतना रुपये, तो वो लॉस कितना जा रहा है, आप कहेंगे 75 रुपये को जा रहा है लॉस में। कितने के ऊपर, 900 के ऊपर जा रहा है, और हमको निकालना है प्रतिशत निकालना है। 100 से गुना कर देते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट हो जाती है, 9 8 के 72, 8.3 बचा, तो उसके बाद में 30 आता है तो नोतिया के 27 लगाते हैं, फिर 3 उतरता है, फिर नोतिया के 7, यानी ओवरऑल मामला जो आती है वो 8.33 की कुछ इस तरह से आती है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर है 8.33% हानि उसको हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पहली तथा दूसरी मिश्र धातु में तांबा और सोने का अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:5 है। पहली मिश्र धातु के 14 केजी को दूसरी मिश्र धातु के 21 केजी के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में क्रमशः तांबे और सोने का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली तथा दूसरी मिश्र धातु का तांबा और सोना का अनुपात दिया हुआ था। पहला ये रहा और दूसरा हमारे पास ये रहा। फिर कहता है कि वो तांबा, यानी कि तांबा को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं और सोना को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर वो कहता है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:4 है। फिर वो कहता है कि 2 अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। फिर वो कहता है कि पहली धातु में 14 केजी, यानी कि इसमें जो है वो 14 केजी और इसमें जो है वो 21 केजी, मतलब 21 केजी जो है के साथ मिलाया जाता है, इसके साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ से इसको आप काट सकते हैं, तो 7 दूनी के 14 और 7 के 21, मतलब कि इन सबको 2 और 3 के अनुपात में लाना है। कि कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा।
इसको हम 2 से गुना करते हैं और इसको हम 3 से गुना करते हैं। जब 3 से यहाँ पे गुना करते हैं तो 3 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ आप 2 से गुना कर रहे हैं, यहाँ आप 3 से गुना कर रहे हैं, यहाँ आप 2 से गुना कर रहे हैं। 3 दूनी के 6 होगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के आपका 12 हो जाएगा। अनुपात में आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 5 दिया के 15। 15 और आपका 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आप कहेंगे 23 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12:23 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो सोहन ने 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया था और उसने इसे 3 समान किस्तों में चुकाया। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना था। यदि प्रत्येक किस्त में 1250 थी तो सोहन द्वारा उधार ली गई राशि निकटतम पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को जैसे कि आपने पढ़ा कि 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया और वो ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होती है कि जिस पे आप किसी चीज़ पे उधार लेते हैं तब वो इंटरेस्ट जब आपका कुछ हो जाता है तो वार्षिकांक 1 वर्ष के लिए वो इंटरेस्ट जो है वो क्या करता है, इंटरेस्ट जो है वो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन में वो ऐड होकर फिर से वो इंटरेस्ट उस पर चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया, यानी कि वो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ को वो कितना भरेगा, तो 5 रुपये की चीज़ को वो 6 रुपया भरेगा। कुछ इस तरह से मामला रहता है। फिर वो कहता है कि 3 समान किस्तों में चुकाया। उसने 3 समान किस्तों में चुका रहा है और प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंतिम में करता है। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो 1250 रुपया थी, प्रत्येक जो किस्त है वो 1250 रुपये के है और 3 समान किस्त में वो पूरा करता। अच्छा, नेक्स्ट वाला अगर हम बात करते हैं तो 25 हो जाएगा, तो इधर भी आपको उधार वो पे करना पड़ेगा किस्त भी, तो 6 का 36 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हो तो ये 25 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 216 आ जाएगा। वो कहता है कि समान कि ये जो है वो उधार ली गई पैसा है और ये आपका जो है वो किस्त को दी गई पेमेंट है। मतलब ये उधार ली गई पैसा है और ये किस्त द्वारा दी गई पैसा है। वो कहता है कि किस्त जो है वो मैं समान देता हूँ, तो किस्त तो समान है ही नहीं, तो इसको समान कर दीजिए। इसको 6 से आप गुना कर दीजिएगा और इसको 36 से गुना कर दीजिएगा। जब 36 से आप यहाँ पे गुना करते हैं तो 36 से यहाँ पे भी गुना करना पड़ेगा, 6 से आपको यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा। यानी कि 36 5 कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 36 5 180 आ जाएगा। 25 6 का कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 150 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 125 आ जाएगा। यानी कि टोटल जो इधर उधार वो लिया है वो कितना लिया है, तो आप कहेंगे 5 लिया है और 8 और 5 13 और 13 और 2 15 के 5 बाकी 1 3 और 1 4, यानी कि 455 रुपया वो उधार लिया है। अच्छा, वो किस्त कितना पे कर रहा है, तो प्रत्येक बरस 1250 रुपया का किस्त पे करता है 1200, लेकिन यहाँ जो मामला आ रहा है वो 216 रुपया के आ रहा है, यानी कि 1250 रुपया वो किस्त पे करता है। इन दोनों को कंपेरिजन कर देते हैं और 216 रुपया वो यहाँ आ रहा, तो 1 बरस का निकल जाएगा और इतना एक मतलब कि इससे जो निकल जाएगा वो 1 का मान निकल जाएगा और इतना रुपया उधार लिया है तो इतना का मान कितना आ जाएगा, तो इसको से गुना कर देते हैं। निकालने का रहता है जिसको गुना करते हैं, आपको पता होगा। अच्छा, इसको से जब आप काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, ये लगभग 6 मरतबे आपका कट जाएगा। 6 ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन लगभग बोला है कि निकटतम पूर्णांक मान बताइए। तो 6 5 के 30 के 0 बाकियात में 3, 6 5 के 30 और 3 33 के 3 बाकियात में 3, 6 4 के 24 और 24 और 3 कितना आ जाएगा आपका 2730 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो लगभग आपका कितना आ जाएगा, 2700 आया था, तो 2700 आपका तो नहीं होगा, लेकिन 2633 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 है। 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है,
उनमें उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79, 48 है। तो सातवीं संख्या क्या होगी? जैसा कि आपको पता हुआ कि जब कोई भी प्राकृतिक संख्या एक नंबर के रूप में दिया हुआ रहता है और उसका औसत दिया हुआ रहता है, तो औसत में से हम नंबर को गुना कर देते हैं तो सारी संख्या का योग निकल जाता है। यानी कि 7 जो है वो नंबर है, प्राकृतिक संख्याओं का जो वो नंबर है, और 70 जो है वो उसका औसत है। तो इन सब हम गुना कर देते हैं तो सारे संख्याओं का योग जो है वो पूरी तरह से निकल जाती है। 49 पर एक शून्य आ जाएगा। उसके बाद में हम इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं तो कितना कितना था? 72 था, 69, 32, 65 और 79, और कितना था? 8 और 9 कितना होती है? 48 था। कितना हो जाएगा? 8 और 8 और 9 17, और 17 और 17 और 5 कितना हो जाएगा? तो 17 और 5 22 हो जाएगा, और 22 और 2 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा? 33, और 33 और 2 35 के 5, बाकी हाथ में आपका रहेगा 3, और 4 7 4 11, और 11 और 6 17, और 17 और 7 कितना हो जाएगा? तो 17 और 7 24, और 24 और 6, तो 24 और 6 30, और 30 और 3 33, और 33 और 3 36, यानी कि 36 हो जाएगा, यानी कि 365 हो जाएगा। अगर हम इसमें से 365 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये कितना बचेगा आपका? 8, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और ये 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचे। मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 125। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो हो जाएगा 125। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने 1/3 सामान 15% के हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन की प्रोसेस में 15% का लाभ मिले? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन जो रहती है वो प्रतिशत में रहती है, तब आपको रियल वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो आप ले सकते हैं और चाहे तो नहीं ले सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फुटकर विक्रेता ने सामान को 1280 रुपये में खरीदा और इसे 1/3 सामान को 15% के हानि पर बेच देता। 1/3 का मतलब आप क्या समझते हैं? 1/3 का मतलब तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसका जो मतलब होती है 1/3 होती है। 1/3 मतलब होती है कि 3 में से एक सामान को वो 15% के हानि पर बेच देता है, तो उसके पास बाकी जो बचता है वो 2 सामान बचता है। तो ये कहता है कि 2 सामान को कितने प्रॉफिट या कितने प्रॉफिट पर बेच दे ताकि उन कितने क्या कर रहा है, कितने लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन की प्रोसेस में 15% का लाभ हो जाए। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 2/3 मतलब 1/3 सामान को, मतलब कि 1/3 सामान मतलब कि 1/3 है, तो मतलब कि एक सामान को, 3 में से एक सामान को उसने 15% के लॉस पर उसने बेच दिया। एक सामान को 15% के लॉस पर बेच दिया, तो 15% के लॉस पर बेच दिया, तो बाकी सामान मतलब कितना आपका? 3 में से एक सामान तो 15% के लॉस पर बेच ही दिया, तो बाकी बच रहा आपका 2 सामान। यानी 2 सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए ताकि पूरे लेन देन की प्रोसेस में उसको 15% की लाभ हो जाए। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। इन दोनों को आप गुना करते हैं और इसको ऐड करके भागा दे रहे होते हैं, तो माइनस आप 15 से जब 1 में गुना करिएगा तो कितना आएगा? माइनस आप कहेंगे 15 आ जाएगा, फिर आपका प्लस ये कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपका 2a आ रहा है, 2a, और फिर इन दोनों को जोड़कर आप भागा दे रहे होते हैं। ये 2 और 1 3, वरना में आपका बराबर जो आती है वो ये आती है, यानी कि 15 आपका आती है। पूरे 15 के 45 और 15 के आपका ये दोनों गुना हो जाएगा, तो 15 के 45 और 45 और इधर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 45 और 15 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 60 हो जाएगा, यानी कि a बराबर आपका 60/2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 30% हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक कार चालक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है
और उससे 35 मीटर आगे एक बांस चल रही है। 15 सेकंड के बाद बांस उससे 40 मीटर पीछे रह जाती है। बांस की चाल ज्ञात कीजिए। एक कार की चाल वो बोलता है, कार जो है वो कुछ इस तरह से, ये कार है। कार की जो चाल है वो कितना है, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कहता है कि कार की जो चाल है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और उससे 35 मीटर आगे एक बांस चल रही है। इससे आगे एक 35 मीटर बांस चल रही है। 35 मीटर पर क्या चल रही है, आपका बांस चल रही है, BUS, बांस चल रही है। इस पोजीशन पे जो है वो बांस चल रही है। कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। 35 मीटर पर 35 मीटर लिखते हैं। फिर वो कहता है कि 15 सेकंड के बाद बांस उससे 40 मीटर पीछे रह जाता। 15 सेकंड के बाद जो है वो कार से आपका जो है वो बांस जो है वो क्या रह जाता है, तो पीछे रह जाता है। मतलब कि कार जो यहाँ आ जाती है और इससे पीछे रह जाता है कितने, 40 मीटर की दूरी पर। 40 मीटर की दूरी पर कुछ इस तरह से रह जाती है। कितना देर के बाद, 15 सेकंड के बाद रह जाती है। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय होती है। ये तो आपने भली बात ही जानते होंगे। जब कार चल रहा है और बांस चल रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। इसका मतलब कि वो सापेक्ष चाल से चल रही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में चल रही है। जब एक ही दिशा में चलती है तो उन दोनों का मान में अंतर होती है, मतलब कि डिफरेंस होती है, माइनस होती है। तो इसका जो चाल है वो मान लेते हैं S1 मान लेते हैं। यानी कि आपका जो है वो चाल कितना हो जाएगा, तो 70 माइनस में आपका हो जाएगा S1 हो जाएगा। ये चाल हो गया। अच्छा, ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो है वो ये दूरी है, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, वो मीटर में दिया हुआ था। मीटर में बनाने के लिए हम 5/18 से गुना कर देते हैं। उसके बाद में चाल हमारा हो गया, दूरी कितना हो गया, तो 35 मीटर पहले था और 40 मीटर बाद में था। तो यानी कि 40 और 35 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। और आपका समय दिया हुआ था 15 सेकंड दिया हुआ था। इसको हम किलोमीटर में डाइवर्ट करेंगे या तो फिर इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 18 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको 15 15 15 15 15 पचे 75 हो जाएगा। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आपका जो आएगा वो आएगा टोटल जो 18 आएगा। उसके बाद S1 यहाँ से निकलेगा तो 70 और ये 18 आएगा, तो 70 में से आपका -18 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 70 में से 18 जाएगा तो 10 जाएगा तो 60, यानी कि आपका 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, और आपका उसका जो होती है मतलब आपका जो उसका फॉर्मूला होती है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, 1 बटा कितना होती है, 2 होती है, आधार होती है। तो आधार तो वो निकालने के लिए हो रहा है आधार, और आपका में ऊंचाई यानी कि लंब दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप कहें कि आधार बराबर आपका जो हो जाएगा, यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 2×5 = 10, नहीं 42 दूनी के कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 42 दूनी के आपका आ जाएगा 84 आ जाएगा। बटा में आपका आ जाएगा 10, यानी कि दशमलव जो है वो एक अंक के बाद आपका जो है वो रखा आ जाएगा कुछ इस तरह से। जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 8.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। मतलब एक तरबूजा को मान लीजिए कि वो दो अ, 2 भागों में वो बीच से काटा जाता है। प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होती है। और फिर कहता है कि ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस गोले का होता है πr² होता है।
बोल रहा है कि प्रत्येक गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोलार्ध की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं वो 3 पाई r² होती है। और फिर कहता है कि ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई r² होता है। पाई r² और पाई r² आपका कट जाएगा, यानी कि आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 3.4 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन ये करवाना चाहता है, ऐसा देख के लग रहा है। एक सोफा सेट 10%, 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है तो सोफा सेट का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका अंतिम जो मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 18,000 दिया हुआ है। फिर कहता है कि 10% जो है वो 10% वो क्या करता है, क्रमिक छूट देता है। पहले 10% देता है, इसका मतलब वो सामान को कितना में बेच रहा है, आप कहेंगे 90 में बेच रहा है। फिर 90 में अगर बेच रहा है, फिर कहता है कि 5% वो डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कि वो 95 पर सेल कर रहा है। उसके बाद में 2% दे रहा है, इसका मतलब कि वो 98 पर वो सेल कर रहा है, कुछ इस तरह से। अब 3 शून्य से 3 शून्य ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कुछ इस तरह से कट जाएगा। 2 शून्य को हम नीचे पे रह देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए, क्योंकि अगर हार्ड हो जाएगा तो फिर मतलब गुना जो डिफिकल्ट आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। कैलकुलेशन है हमारा 95 गुने 98 है। तो 95 गुने में 98 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 के 0 बाकी हाथ में 4, 9×8 के 72 और 4×76 आ जाएगा। 9×5 के 45 के 5 बाकी हाथ में 4, 9×9 81 और 4×85 आ जाएगा। यानी कि आपका जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। और 7 और 5 कितना आ जाएगा, तो 7 और 5 12 और 1 13 के 3 बाकी 1 और 8 और 1 9, यानी कि 93 1 0 आ जाएगा। अब इसको भी आपको गुना करना है 18वां पर 60 से। 16 का पर 2 होती है। इस जीरो को थोड़ा देर के लिए नज़रअंदाज करते हैं और फिर गुना करते हैं, क्या होता तो आपका जो हो जाएगा नज़रअंदाज करने का मतलब तो है कि यहाँ पे आपको जूम इन करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जूम इन हो जाती है और यहाँ से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर 3 दूनी के 6 आ जाएगा। फिर 9 दूनी के 18 आपका आ जाएगा। फिर 6 कम 6 आ जाएगा। 6 छतिया 6 दूनी 12 छतिया 18 के 8 बाकी 1, 9 6 का 54 और 1 55 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, फिर आपका आ जाएगा 9। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो 2 आ जाएगा। फिर 6 6 12 के 2 बाकी 1, 8 8 16 17 1 18 के 8 बाकी 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 9 1 10 के 0 बाकी 1, 9 और 5 14 और 1 आपका आ जाएगा 15 पर 1 शून्य आपका आ जाएगा। ओवरऑल आपका जो आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15,082,0 था। अब दशमलव हम 2 अंक के बाद दे देते हैं तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से आएगा, जो कि प्यारे प्यारा सा क्वेश्चन आपका हो जाएगा 15,082.20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पी एक कार्य को 200 दिनों में कर सकता है, क्यू और आर सामान्य कार्य को 100 दिनों में कर सकते हैं। पी, क्यू तथा आर ने एक साथ कार्य शुरू किया तथा उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर क्यू ने काम को छोड़ दिया तथा पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। ज्ञात करें कि क्यू अकेले कितने दिन में कुल कार्य को कर सकता है। जैसा कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी एक कार्य को 200 दिन में करता है। पी जो है वो कार्य को कितना दिन में करता है, 200 दिन में करता है। और क्यू और आर सामान्य कार्य को, क्यू जो है वो आर जो है वो सामान्य कार्य को 100 दिन में करता है। दोनों की अगर हम कॉमन काम की बात करते हैं तो कितनी काम है, तो आप कहें कि 200 जो है वो काम है। अच्छा,
पी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तब उसको मतलब वो धीरे धीरे काम करता है। और ई जो है, क्यू और आर जो है वो दो इंसान है, तो ये फास्ट करता है, मतलब एक दिन में ये दो काम करता है, तो इसको कम दिन लगता है। मतलब टोटल जो काम होता है वो कितना होता है, तो आप कहेंगे टोटल जो काम होता है 3 दिन काम, 3 यूनिट काम होता है, 3 यूनिट, 200 यूनिट काम है, जिसमें 3 यूनिट एक दिन में कार्य होती है, इन तीनों के मिला करके। लेकिन वो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि क्यू और आर सामान्य कार्य को 100 दिन में करता है। पी, क्यू और आर एक साथ कार्य को शुरू करता है, तीनों मिलकर के एक साथ कार्य को वो शुरू करता है, इन तीनों मिलकर के साथ साथ काम को शुरू करता है। तो कहता है कि उन्होंने 40 दिनों तक एक साथ काम किया। अगर 3 काम रोज होती है और 40 दिनों तक वो तीनों साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा टोटल काम, तो 4 तिया के 12, 120 काम हो जाएगा। काम जो है वो 200 है, उसमें से 120 काम हो गया है, इसका मतलब बच रहा है आप जो काम 80 काम बच रहा है। लेकिन क्वेश्चन आगे कहता है कि और फिर क्यू ने काम को पूरी तरह से ट्यूट कर दिया, क्यू ने काम को छोड़ दिया बीच में, मतलब बीमार पड़ गया होगा या तो फिर किसी कारणवश। पी और आर ने साथ मिलकर शेष कार्य को 40 दिन में कर दिया। पी और आर मतलब कि इसने और आपका इसने, पी और आर ने शेष काम को क्या करता है, तो आप कहेंगे शेष काम को 40 दिन में कर देता है, तो 80 काम है और 40 दिन में कर देता है, इसका मतलब कि एक दिन में वो कितना काम करता होगा, तो एक दिन में वो 2 कार्य करता होगा। आपको पता है कि पी जो है वो एक दिन में एक कार्य करता है, इसका मतलब है कि आर कितना काम, और दोनों मिलाकर के 2 काम कर रहा है, तो पी जो है वो एक काम कर रहा है, इसका मतलब आर जो है वो एक काम कर रहा है, ये दोनों मिलाकर के 2 काम कर रहा है, इसका मतलब ये जो है वो एक काम कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या, मतलब कि ज्ञात करें कि क्यू अकेले कितने दिनों में कुल कार्य को कर देगा। कुल कार्य आपका 200 है, क्यू जो है वो एक दिन में एक काम करता है, तो 200 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो उसको 200 दिन लग जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब की अगर बात करते हैं तो 200 दिन आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 256 और 484 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती का जो फार्मूला होता है आपको पता होगा कि इन दोनों का हम रूट कर देते हैं, यानी कि 2 5 6 गुना में आपका है 4 8 4, इन सब का हम अगर रूट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, गुना में आपका आ जाएगा 22 आ जाएगा। इन इन दोनों को गुना करते हैं तो 16 दूनी के 32 आ जाएगा, 16 दूनी के 32 और 3 आपका जो आ जाएगा वो 35 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 352 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। कहता है शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल को हम सूचित करते हैं x से सूचित करते हैं, तो मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि आपका जो हो जाएगा शांत जल में अगर नाव की चाल की अगर हम बात करते हैं तो x का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। फिर कहता है कि जबकि धारा की चाल मतलब कि बाइक की जो चाल है वो कितना है, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका है। फिर एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर जाता है और फिर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है, मतलब कि वो कहने का मतलब ये है उसका सिंपल कि कोई इंसान जो है वो इधर से जाता है तो 105 किलोमीटर 105 क्या है किलोमीटर दूर चला जाता है, तो देखिएगा जब ये धारा पहले तो ये जाए मतलब पहले तो ये जाएगा दूर, धारा की दिशा की ओर ही जाएगा, तो धारा की दिशा की ओर जाएगा तो 9 किलोमीटर आपका जो है वो क्या है, 9 किलोमीटर जो है वो शांत जल में नाव की चाल है, और जो 1.5 किलोमीटर है वो धारा की चाल है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। धारा की दिशा में अगर जाएगा तो दोनों तो ऐड होगा ना, क्योंकि उन दोनों मिलकर वो सहारा दे रहा है उसको तेजी भागने में। तो 9 और 1 10 यानी कि साढ़े साढ़े कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10.5 हो जाएगा कुछ इस तरह से।
प्लस में आपका जो फिर कहता है कि उसके विपरीत आता है, मतलब कि 105 तो उसका दूरी है, और फिर विपरीत आता है तो इसका मतलब कि उसका जो शांत जल में नाव की चाल है वो धारा जब उसको ढकेलेगा, मतलब कि वापस विरोध करेगा, तब वो क्या हो जाएगा, उसको में माइनस हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 9 में से जब 2 जाता है तो 7.5 बचती है। कुछ इस तरह से दशमलव के बदले एक शून्य बैठा देते हैं, इसके बदले एक शून्य बैठा देते हैं, ये तो बच गया आपका 10 हो जाता है। और यहाँ से 75 गुने 14 आप करते हैं तो कितना आ जाता है, 1050 आता है। 14/70 के जीरो, बाकी हाथ में 7, और 64 98, 98 और 98 और 2, 98 और 2 100, और 100 और 3 105, 105 आ जाएगा, 7 बाकी रहा था ना, तो भाई 70 तो 64 98, 98 और 7 हो जाएगा 105 हो जाएगा। यानी कि उसका जो टोटल जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, तो 14 और 10 लगेगा। तो 14 और 10 कितना होता है, तो 14 और 10 हो जाएगा 24 घंटा लग जाएगा, मतलब कि लगभग लगभग एक दिन 24 घंटा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब अगर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 24 घंटा लगेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगेगा। ए जो है वो काम को कितना दिन में करता है, तो वो 18 दिन में करता है, और बी जो है वो काम को कितना दिन में करता है, आप कहेंगे 12 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। ए जो है वो एक दिन में काम जो करता है वो 2 यूनिट करता है, और बी जो है वो एक दिन में करता है 3 यूनिट काम करता है। कुछ इस तरह से काम करता है। फिर कहता है कि काम पूरा होने तक वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, मतलब एक एक दिन काम काम पूरा होने तक वो एक एक दिन पूरा करते हैं। तो मतलब कि टोटल जो काम होती है वो 5 होती है, 5 काम होने में उसको 2 दिन लगती है, आपको पता है, क्योंकि बारी बारी से वो करता है ना। अच्छा, हमको 36 तक पहुंचना है, तो इसको हम काम की संख्या को बढ़ाएंगे तो 7 से अगर गुना करेंगे तो 7 बचे के 35 पहुंच जाएगा। फिर इधर भी हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी के 14, यानी कि 35 काम होने में 14 दिन लगेगा। उसके बाद फिर क्या कहता है कि पहले दिन ए शुरू करता है, पहले दिन जो है वो ए शुरू करता है तो बी पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है बारी, अब ए की बारी आती है, लेकिन ए जो है वो एक दिन में 2 काम करती है। तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम करती है, इसका मतलब कि आधा दोपहरिया, मतलब कि आधा दिन में वो एक काम कर देगा। तो आधा दिन का मतलब है कि एक काम तो इसमें ऐड हो जाएगा, 36 पहुंच जाएगा। लेकिन आधा दिन इसमें मतलब कि एक काम लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे, यानी कि 14.5 लिखेंगे, इतना दिन लगेगा उसको। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14.5 दिन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 80 है, तो बताइए कि धनराशि कितनी है। इसका आप 2 फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। एक तो जब जब भी आपको सी आई और आपका जो है वो एस आई का अंतर जब दिया हुआ रहता है, तब आपको फार्मूला कुछ इस तरह से आपको लगा देनी है, ताकि वो आंसर जो है वो सामने निकाल करके आ जाए। कुछ इस तरह से ये 2 बरस के लिए, और अगर यही आपको जो है वो 3 बरस के लिए वही चीज़ अगर आपको दी जाती है, तब आपका फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से आपका जो है कि लगा देंगे तो आपके सामने वो रिजल्ट है जो बिल्कुल भी सामने आ जाएगा, एकदम सामने आ जाएगा एकदम से थी। बिल्कुल भी कोई आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों फार्मूला को आप एकदम रट लीजिए। जब एस आई और सी आई का जब डिफरेंस दिया हुआ रहता है, तो 2 बरस का दिया हुआ रहता है तब इस फार्मूला को लगाइएगा, और 3 बरस का दिया हुआ रहता है तो कुछ इस तरह से लगाइएगा। जैसे हमें 3 है तो अच्छा, उसके बाद में है कि मुझे 2 बरस का दिया हुआ, तो 2 बरस का दिया हुआ तो इसका मतलब है कि 80 दिया हुआ है। उसके बाद में पी हमारे पास नहीं है, लेकिन रेट जो है वो दिया हुआ है 4%, यानी 4 गुने 4 दिया हुआ है। बटा में आपका कितना है, तो 100 गुना में आपका जो है वो 100 है।
तो आपका हो जाएगा 4 चौके 16, 16 × 5 = 80, 5 हो जाएगा। यानी कि पी का जो मान होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि पी का जो मान होगा वो यहाँ से 5 पर 4 शून्य, यानी कि 5 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 50,000 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए और ए को कुल मतों का 8% से हराया। यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है। बी के वोट दिया हुआ है कि बी जो है वो वोट प्राप्त करता है, 16,200 मत प्राप्त करता है। ए को कुल मतों का 8% से हरा देता है। अगर 8% से वो हरा रहा है तो इसका मतलब कि वो 100 में से 8 को माइनस कर देता है, इसका मतलब कि 92 पर वो होता है। इसका मतलब कि ए को 8% से हरा देता है, इसका मतलब कि 92 जो है वो आधा आधा तो मिल ही जाता है, लेकिन 8% से इसको हरा देता है, इसका मतलब 8 इसको ज़्यादा मिलता है। यानी कि इसको जो मिलता है वो मिलता है 45 दूनी के 90, यानी कि 46 मिलता है इसको, और इसको भी 46 मिलता है, लेकिन इसको जो है वो 8 ज़्यादा मिलता है। तभी तो कहता है कि ए को कुल मतों से 8 से हरा देता है और बी ने 16,200 मत प्राप्त किया, यानी कि 8 और 6 14 हो जाएगा और 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से देखिए थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि 54 बराबर, मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है 54 बराबर दिया हुआ है 16,000 आपका 200 दिया हुआ है 54% बराबर, यानी कि 1% का जो मान पूछ रहा है वो 16,200 वटा में आपका 9 गुना में 6 आ जाएगा। फिर आपका जो यदि कोई अवैध मत नहीं है तो ए और बी के मतों में कितने अंतर है, तो ए और बी के मतों में कितना अंतर है, तो आप कहें कि 8% का अंतर है, तो 8 से इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा। इसको काटा पीटी हम लोग मचाते हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ से काटिए तो 9 9 दूनी के 18, 6 से इसको काटते हैं, क्या हमारे पास 6 3 6 7 8 और 1 9, 6 से कटेगा तो 6 6 दूनी 12, 6 दूनी के 12, 12 और 4 यानी कि 12 और 4 16, यानी कि आपका 42, अच्छा का 42, 7 आ जाएगा 0 0, 9 तिया के 27 यानी कि 0 0, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2400 मत जो है, 2400 कितने का अंतर है, 2400 मतों का अंतर है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2400 हो जाएगा। एंड ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को बना करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई और हार्ट जरूर दूंगा। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।